हेलो एंड वेलकम ऑल। अब इस वीडियो में हम पहले समझेंगे इनवर्स वेरिएशन की थ्योरी क्या है और साथ में दो तीन एग्जांपल देखेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन भी देखा और उसके ऊपर एग्जांपल भी देखे। तो अगर आपने डायरेक्ट वेरिएशन देख चुके रहेंगे तो इनवर्स वेरिएशन इतना कोई टफ नहीं होता। अब आप देखो क्या होगा, कभी भी एग्जांपल में आपको एक ऐसे लाइन आएगी। लाइन क्या कहेगा, एक कोई चीज है जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो देखो हमें ना इस लाइन का मीनिंग समझना है कि मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कहते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको लिखा जाएगा ऐसे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो उसके बदले में, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल विद इक्वल्स टू वाला साइन, तो उसको अगर लाना है तो मैथ कहता है वी नीड टू टेक द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट इज के। एंड देन इस बी को हम इधर लेके जाते हैं और ये होता है, लोग कहते हैं, मैथमेटिशियंस ये कहते हैं कि जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन ये होता है कि उन दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मैथ ये कहता है, मतलब इनका कहना है कि जब ए का वैल्यू आपको ए1 गिवन होगा तब बी का वैल्यू आपको बी1 गिवन होगा, पर ए का वैल्यू ए1 की जगह ए2 आ जाएगा। जैसे देखो हमने डायरेक्ट वेरिएशन में समझा है वैसा ही है। तो बी का वैल्यू बी1 से बी2 हो जाएगा, बट उन दोनों का प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। अब कैलकुलेशन में अगेन ऐसा ही आएगा, आपको ए का वैल्यू पहले कोई तो भी ए1 गिवन होगा, तब आपको अब बी का वैल्यू कोई तो भी बी1 दिया रहेगा। कोई भी दो चीजों में बीच में रिलेशन देंगे। बट अगेन थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस शब्द का मीनिंग क्या है। जब मैं आगे पढ़ने जाऊंगा और कहीं तो भी मुझे डे टू डे लाइफ में इनवर्स वेरिएशन ये शब्द आएगा तो उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है और समझ क्या होती है। तो देखो समझ के लिए ना मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल लेता हूं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं ना, स्पीड, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा तो हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अलग अलग सिचुएशंस ले रहा हूं करके, दो तीन, जिसमें मैं स्पीड और टाइम को अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि लेट से यहां पे है अमरावती और यहीं पे हमारे पास में है नागपुर। ओके, अमरावती से नागपुर का मैं डिस्टेंस आपको नहीं बता रहा हूं करके, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं अमरावती से नागपुर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने की कोशिश करता हूं। अलग अलग स्पीड से मैं ये कहता हूं कि लेट से अगर मैं अमरावती से नागपुर स्पीड, अगर मैं जाता हूं 100 के स्पीड से, कितने के स्पीड से, 100 की स्पीड से, मैंने आपको बताया स्पीड है मेरा 100, तो मैंने आपको टाइमिंग बताया कि देन मुझे टाइम लगता है 3 आवर्स। कितना आवर्स लगता है, 3 आवर्स टाइमिंग लगता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मेरा एक कोई दोस्त है, वो अमरावती से नागपुर 50 के स्पीड से ट्रैवल करता है, 50 के स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा। वो भी अमरावती से नागपुर ही ट्रैवल कर रहा है। तो आप क्या कहोगे पता है कि सर, इफ यू आर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 और 3 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो 1 घंटे में आप 100 चलोगे, और 1 घंटे में और 100 चलोगे, और 1 घंटे में और 100 चलोगे, तो अमरावती से नागपुर का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो 300 किलोमीटर है। क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 100 का और मैं ट्रैवल कर रहा हूं 3 आवर्स के लिए, तो 100 इंटू 3 कितना होगा, 300। ये समझ में आ रहा है, तो मेरा डिस्टेंस है 300। अब मेरा दोस्त भी अमरावती से नागपुर जा रहा है, पर वो कितने के स्पीड से जा रहा है, 50 के। अब देखो इन, अब आपको ये नेचुरली भी समझ में आ रहा है कि मेरे कंपैरिजन में अगर उसका स्पीड कम है, मेरे कंपैरिजन में अगर उसका स्पीड कम है तो उसे मेरे कंपैरिजन में टाइम ज्यादा लगने वाला है। क्योंकि हम यही समझा रहे हैं कि जब हम कहते हैं ना स्पीड जो होता है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब स्पीड अगर आप कम कर दोगे तो आपको टाइम क्या होगा,
ज्यादा लगेगा, मतलब स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स का मीनिंग होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब हम कहते हैं ना, अब आप समझो कि अगर मेरा दोस्त 50 के स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसको भी कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, वही 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और वही 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे। क्यों 6 आवर्स? 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100, तो 6 घंटे में 300 किलोमीटर कवर होगा। तो देखो आप अगर समझ रहे हो ना, स्पीड देखो आधा हो गया, स्पीड कितना हो गया, हाफ, तो उसका टाइम देखो क्या हो गया, डबल। हम ये भी कह सकते हैं। आप सोचो मेरा कोई और एक दोस्त है जो बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, वो 200 की स्पीड से ट्रैवल करता है, 200 किलोमीटर पर आवर, 200 की स्पीड से। तो आप देखो मेरे कंपैरिजन में अब उसने स्पीड क्या कर लिया पता है, डबल। डबल, तो उसको टाइम पता है कितना लगने वाला है, हाफ। और लॉजिकली भी आप ये बोल सकते हो करके कि 1 घंटे में 200, तो 1.5 घंटे में 300 हो जाएगा, 1 घंटे में 200 और अगले आधे घंटे में और 100। पर अब मुझे एक समझाना क्या बात है करके, मैथमेटिक्स क्या कहता है, देखो अगर अगली बार मैं ये पूछूं कि मेरा कोई एक दोस्त है जो 60 के स्पीड से ट्रैवल करता है, 60 के, तो उसे कितना टाइम लगेगा। देखो हर बार इतनी कंफर्टेबल वैल्यूज नहीं आने वाली है, तो हम लोग क्या कहते हैं करके कि देखो आप हर केस में देखो, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। जब आपका स्पीड S1 100 था तो आपका टाइम कितना लग रहा था पता है, टाइम लगा 3 आवर्स। जब आपने स्पीड S2 रखा, स्पीड रखा 50, तो आपको टाइम कितना लगा पता है, 6 आवर्स। आप रिलेशन देखो, अगर स्पीड और टाइम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या कहते हैं, दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मतलब देखो स्पीड S1 है तो टाइम T1 है, तो S1 इंटू T1 कीजिए। मैथ क्या कहता है, अगर आपका स्पीड S1 की जगह S2 हुआ है तो टाइम भी चेंज होगा T2, बट उनका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कैलकुलेशन में, स्पीड जब आपका 100 था तो टाइम आपको 3 आवर्स लग रहा था, जब आपका स्पीड 50 था तो आपको टाइम लग रहा था 6 आवर। देखो इनका मल्टीप्लीकेशन 300 ही आ रहा है। और आपको समझ रहा है ये 300 क्या है करके, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। देखो हम कह रहे हैं ना, जब स्पीड टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस वो एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सिंपल वेरी इनवर्स वेरिएशन में आपको ये समझना है कि किसी ने भी दुनिया में आपको ये कहा कि दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो सिंपल आपको ये कहना है कि उन दो चीजों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ए का वैल्यू A1 होगा तो बी का वैल्यू B1 होगा, ए का वैल्यू चेंज होगा A2 तो बी का वैल्यू भी चेंज होगा, बट देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और इस फॉर्मूले से या ये सिस्टम से, इसमें क्या होगा, आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, चौथी वैल्यू आपको निकालना है, बस पुट करना है, गेट द आंसर। एक चिल्लर सा एग्जांपल ले रहा हूं जो हमने स्कूल टाइम में 10th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है। देखो इसमें हम क्या कहते हैं, इफ P वेरीज इनवर्सली एज V। देखो ये सब मैं थ्योरी आपको क्यों पढ़ा रहा पता है, कि ये जो लाइन यूज हुई है ना, इस लाइन को कॉम्प्रहेंड कैसे करना है, बाकी सब तो हमें आता है। इफ P वेरीज इनवर्सली एज V, इनका कहना क्या है, जो P है वो वेरी करता है इनवर्सली विथ V। देखो अगर P V से इन्वेस्ट, देखो P और V यहां पे क्या लिया पता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपने जरूर सुना होगा PV इज इक्वल टू NRT। ओके, नहीं सुना होगा तो भी चलेगा। कहने का मतलब ये होता है, प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि देखो एक चेंबर में अगर आप गैस भर दो, आप रिलैक्स रखो चेंबर, तो गैस बहुत फैली हुई रहेगी, ज्यादा वॉल्यूम लेगी, ज्यादा एरिया लेगी। पर जैसे आप प्रेशर बढ़ा दोगे ना, तो कम वॉल्यूम कम एरिया में वो गैस समेट जाएगी। तो इसलिए हम पढ़ते थे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इन्होंने आपको क्या दिया है, तो हमें ये पता है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, कि अगर दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मतलब प्रेशर जब आप P1 अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम होगा V1, पर अगर आपने प्रेशर चेंज कर दिया P1 की जगह P2 तो वॉल्यूम भी चेंज होगा V1 टू V2, बट उन दोनों का प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता है। अब देखो इन्होंने आपको क्या दिया है, when I applied the pressure P1 as 40, the volume was 250।
व्हेन आई अप्लाई, अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, दे आर आस्किंग द न्यू वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, मैंने क्या प्रेशर अप्लाई करना चाहिए सो दैट न्यू वॉल्यूम शुड बी 200। अब कोई इंसान लॉजिकली भी ये देख के बता सकता है कि वॉल्यूम कम हो चुका है, कम एरिया में ही सबको रहना है, तो प्रेशर बढ़ चुका होगा, है ना। पर कितना एग्जैक्टली कितना हो जाएगा चेंज, ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करता है ये फॉर्मूला। अब आप देखो P1 का वैल्यू गिवन था 40, तो V1 का वैल्यू गिवन था 250। P2 का वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखो। V2 का वैल्यू गिवन है 200। जस्ट गेट कैलकुलेशन कर लो, जीरो कैंसल, 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 का कैलकुलेशन जाएगा, 25 इंटू 2 होता है 50। मतलब देखो आपका वॉल्यूम 250 से 200 पे गया, मतलब आपका प्रेशर 40 के जगह कहां पे गया होगा, 50। आंसर आया, मतलब प्रेशर बढ़ गया है, ये हम कह सकते हैं। ये क्लियर है। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखो ये लीनियर में ही रहता है ना, तो इनवर्स वेरिएशन में ये कैलकुलेशन भी लोगों को बेटर लगता है। मैं कहता हूं ठीक है, अगर आपको इसके साथ ही चलना है दैट इज ओके, कंप्लीटली फाइन। बट अभी क्या होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है कि जिसको मैथ में अलग अलग चीजें भी सीखनी है, जिसको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे दोनों मेथड में पढ़ा दे रहा हूं, जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो आपने पिक कर। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या सीखा था कि दो चीजें अगर डायरेक्टली वेरी करती है, मतलब ए अगर डायरेक्टली वेरी करता है बी के साथ, तो हम ये कहते हैं कि A1 और A2 का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो B1 और B2 का रहता है, एज इट इज रेशियो रहेगा। पर यहां पे क्या बोला है, यहां पे दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो अभी मुझे यहां पे ना पहले कितना वॉल्यूम था और बाद में कितना वॉल्यूम था ये दिया है। पहले कितना वॉल्यूम दिया था, पहले वॉल्यूम था 250 और बाद में वॉल्यूम कितना हुआ है 200। तो देखो वॉल्यूम का रेशियो कितना चल रहा है, जीरो कैंसल, 5 इंटू द 5, 5 इंटू द 4। तो देखो इनका कहना है कि वॉल्यूम हर 5 में से 5 पे 4 ही बच रहा है, 5:4। तो लोग क्या कहेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर एक चीज का जो रेशियो रहेगा, जैसे इसका रेशियो क्या है, V1:V2 का रेशियो है 5:4, तो P1:P2 का रेशियो इसके कंपैरिजन में इनवर्स रहेगा, उल्टा रहेगा। तो V1:V2 5:4 है, तो P1:P2 क्या आएगा, 4:5। इसका उल्टा लेना है। देखो डायरेक्ट में हम क्या करते थे, अगर A1:A2 का रेशियो 2:3 है, तो B1:B2 का भी रेशियो एज इट इज कॉपी करके 2:3 ही पुट करते थे। पर यहां पे क्या होगा, 5:4 का रेशियो है, हर वॉल्यूम 5 के जगह 4 हो रहा है, तो प्रेशर 4 की जगह 5 अप्लाई किया जाएगा। पर देखो P1 का एक्चुअल वैल्यू 4 की जगह कितना गिवन था, 40, तो ये 10 टाइम है, तो यहां पे भी इसका 10 टाइम कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर एज 50। मे बी सम टाइम इनवर्स वेरिएशन में इसके कंपैरिजन में ये इतना फास्ट प्रूवन नहीं दिखता है, सो लोग इसी को कंफर्टेबल समझ के यूज करते हैं। आप यूज कीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने जरूर ये चीजें देखी होगी, ये वाला इनवर्स वेरिएशन वाला पार्ट देखा होगा, तो मे बी वहां पे मे बी आपको थोड़ा स्मूथ यूज होगा इसका। बट दोनों चीजें आप दिमाग में रखिए, विच आर यू वे यू फाइंड इट बेटर, दैट इज ओके। होप आपको ये समझा है। अब अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम, अलग अलग एग्जाम्पल आपको क्या करेगा, अलग अलग आइडियाज को हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब दो एग्जाम्पल मैंने और रखे हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल इसमें टफ बना नहीं पाते क्योंकि देखो ये P1:V1 आ जाता है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो इतना टफ बनता नहीं है कैलकुलेशन। बट चलेगा, दो एग्जाम्पल आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर कर देगा। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन कीजिए। मैं सिंगल वीडियो में ही इनवर्स वेरिएशन खत्म करने का सोच रहा हूं। अब ये एग्जांपल देखो, नंबर्स बस टफ रह सकते हैं, बाकी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ कोविड केसेस इन अ डे वेरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल। देखो कोविड के केसेस को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, वैक्सीनेटेड लोगों को वी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इनका कहना है कि कोविड के जो केसेस आते हैं ना किसी भी दिन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कितने लोग वैक्सीनेटेड है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए ना, जितने ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग
उतने कम कोविड के केसेस आएंगे, बराबर है ना। अब अगेन देखो, मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। मतलब कोविड के केसेस अगर C1 है तो वैक्सीनेटेड लोग V1 हो गए, पर कोविड के केसेस C1 की जगह C2 आ गए तो वैक्सीनेटेड लोग भी चेंज हुए होंगे, बट उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट इज सेड दैट कि कोविड के केसेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैक्सीनेटेड लोगों के साथ, इसलिए ये रिलेशन बनता है। अब आप देखो इन्होंने वैल्यूज दी होगी, इफ 12,000 वर वैक्सीनेटेड, देखो ये क्या है, एक तरीके से V1 का वैल्यू गिवन है कि 12,000 लोग वैक्सीनेटेड थे, तब इन्होंने क्या कहा, इन वन पर्टिकुलर डे 51,000 कोविड केसेस वाज देयर। तो देखो V1 जब 12,000 था तब C1 आपको गिवन था 51,000, एंड फॉर द गॉड से डोंट मल्टीप्लाई, ओके, दोनों साइड में कुछ कैंसिल होगा, नहीं तो चालू कर दोगे 51 इंटू द 12 तो सेंस नहीं बनेगा। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी कोविड केसेस वर देयर व्हेन 30,000 वैक्सीनेटेड पीपल आर देयर। आप खुद देखिए, वैक्सीनेटेड लोग बढ़ चुके हैं तो कोविड के केसेस कम आएगी, पर एग्जैक्टली कितना, देखो अगर ये डबल हुआ होता ना तो कोविड के केसेस हाफ हुए होते, ऐसा मैं बोल सकता था, पर डबल से थोड़ा अलग नंबर है, चलेगा। देखो इन्होंने C2 का वैल्यू मांगा है तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, 3 इंटू जा ये हो जाएगा 3 इंटू जा 17 का डिवीजन जाएगा यहाँ पे, तो C2 का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो ये आएगा 1200 इंटू 17, 1200 इंटू जा 17 कितना होता है, 20 एज इट इज, 17 इंटू जा 2 34, 4 कैरी 3, 17 into the 1 17 plus 3 20, so there are going to be 20,400 cases, so compared to the previous case the cases are going to be less than half और उससे भी थोड़ा कम, 51,000 से डायरेक्ट 20,400 आएगा। किसी को लगता है कि मैं सेकंड मेथड यूज करना चाहिए, दे कैन यूज, दोनों दोनों मेथड कंफर्टेबल है, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो ये भी चलेगा। दूसरा क्या कहता है कि देखो दो चीजें अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पहले की जो आपको बता रहा हूं वैक्सीनेटेड नंबर का जो रेशियो रहेगा उसका रेशियो इनवर्स रेशियो रहेगा, आपको बता रहा हूं कोविड के केसेस के मामले में। पहले कितने वैक्सीनेटेड लोग थे, 12,000, अब कितने वैक्सीनेटेड लोग हैं, अब है 30,000। तो देखो वैक्सीनेटेड लोग लगभग लगभग 3 इंटू द 4, 3 इंटू द 10, 2 इंटू द 2, 2 इंटू द 5, सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आएगा, हर दो के पीछे अब 5 लोग वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 2 के 5 हो गई, तो कोविड के नंबर भी एक तरीके से हर 5 पे से 2 पे आ जाएंगे। पर पहले 5 केसेस नहीं थे, पहले कितने केसेस थे, 5 के बदले में दिया है 51,000। देखो 5 का अगर मैं 1000 टाइम करूं ना तो 5,000 होगा, 5 का अगर मैं 100 टाइम करूं तो 50,000 होगा, पर 5 का कितना टाइम करूंगा तो 5100 टाइम, 51,000 टाइम होगा। तो देखो 5 इंटू द 1, 5 इंटू द 0, 5 इंटू द 2, 10,200 टाइम करना पड़ेगा, तो इसका भी 10,200 टाइम कीजिए, तो ये होगा 20,400। यू मे देयर इज अ चांस कि लोग बोलेंगे इसके मुकाबले ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो गो विद दैट वन। जिसको दोनों मेथड समझना है, someone who is preparing for a very hard exam like GMAT और CAT entrance exam, they need to be knowing कि ये वाला भी वे उन्हें पता होना चाहिए, बिकॉज जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है दिस मेथड वर्क इन अ वेरी स्मूथ वे, आपको बता रहा हूं। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब और एक एग्जांपल देखते हैं, और मुझे लगता है 3 एग्जांपल काफी हो जाएंगे इतने फालतू टॉपिक के लिए। हालांकि इतना कोई टफ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन एक बार हमने डिस्कस कर लिया तो ये आसानी रहेगा करके आपके लिए। ओके, होप वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए करके, आप अपना कुछ सोचना चाहते हो तो आप सोच सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि आपको क्या सही क्या गलत लगा, या कुछ अलग कुछ करना चाहते हो, whichever way you find it better, go for that. Yes. Now again, now the question says the cost per kg of rice varies inversely with the square of the quantity of rice produced in that year.
इनका कहना है कि देखो कॉस्ट होता है ना जो राइस का, वो इनवर्सली वेरी करता है विद द प्रोडक्शन, पर प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन के स्क्वायर के साथ। एंड आप ऑब्वियसली सोचे ना, अगर इस साल और अगले साल कोई पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कम ज्यादा तो होनी नहीं वाली, पॉपुलेशन कम ज्यादा, पर अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो पता है ना आपको, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, क्योंकि मुझे भी बेचना है, आपको बेचना है। अगर दोनों 70 पे फिक्स है, बट आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट, तो मैं थोड़ी प्राइस कम करके बेच दूंगा, तो प्राइस ऐसे ही कम होते हैं करके। तो इनका रिलेशन कॉस्ट जो होता है प्राइस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस के स्क्वायर के साथ। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन डबल हो गया तो कॉस्ट आधा होगा। इन दैट केस द कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्शन ओनली। दिस इज प्रोडक्शन का स्क्वायर। तो देखो अगर मुझे लगता है कि मेरा नॉर्मल मेथड अच्छा है, कि देखो दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब कॉस्ट C1 रहेगा तो प्रोडक्शन P1 रहेगा, पर उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। C1 इंटू P1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 इंटू P2 स्क्वायर। देखो इन्होंने दिया है when 7 million ton of rice was produced। देखो P1 प्रोडक्शन कितना दिया है, 7 टन। मैं आगे वाले जीरो नहीं लगाते बैठ रहा हूं, इधर भी प्रोडक्शन मेरा टन में ही आ जाएगा। 7 स्क्वायर, इन्होंने बोला प्रोडक्शन जब 7 टन का था तो 7, तो कॉस्ट था 36, तो कीप द कॉस्ट C1 एज 36। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच वाज द प्रोडक्शन इन द ईयर व्हेन द कॉस्ट वाज ₹49। C2 दिया है 49, तो दे आस्क यू द प्रोडक्शन। नाउ अंडरस्टैंड, if the cost has increased, okay, by some amount आपको बता रहा फ्रॉम 36 to 49, I can understand कि प्राइस क्यों बढ़ा है, because this year the production has come down by some percentage, but I don't know exactly how much। तो फॉर्मूला ये आपको मैथ आपको ये जवाब बराबर देगा। ये समझ में आ रहा है? सो नाउ आई विल से, देखो 7 स्क्वायर 49 होता है, 49 विल गेट कैंसल, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड विल गेट P2 as 6, एंड 6 क्या होगा, 6 मिलियन टन ऑब्वियसली, बिकॉज इधर भी मैंने प्रोडक्शन मिलियन टन में लिया था इस तरीके से। सेकंड वाला मेथड मुझे पता है कि इस एग्जांपल में ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, आई नो इट, आपको बता रहा हूं, बट दैट इज ओके, यही यूज कीजिए इनवर्स के लिए इफ यू लाइक दिस। आगे मैं दूसरा वाला भी वही यूज करके दिखाऊं। होप आपको ये आइडिया क्लियर है। अब हम देखो, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हुआ है, इनवर्स वेरिएशन हुआ है। अब जो तीसरा टाइप है वो है हमारा पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरी, वो हम देखेंगे, एंड इन द लास्ट विल सी द जॉइंट वेरिएशन। थैंक यू।